आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को आपका अपना मेज़बान शाहीन की परवाज़ से फ़राज़ अकबर शाहीन का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं सबसे पहले स्टार्ट ही ये करता हूँ कि ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तो ये पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए। यकीनन कोशिश हम कर रहे हैं। तो आपको पता है एक बहुत सीवियर किस्म की वबा जो डेंगू वायरस के सूरत में कराची में भी और इंटीरियर सिंध में भी बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुकी है। और ख़ास तौर पे जो इंटीरियर सिंध के कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें मातली है, बदीन है, टर्नो खान है, यहाँ तो पेशेंट्स को ही नहीं पता चलता कि उन्हें बीमारी क्या है। और ना टेस्ट की इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वहाँ मौत की वजह भी नहीं पता चलती कि क्यों इस दुनिया में हम क्यों आए और कैसे चले गए, कुछ नहीं पता। क्योंकि बीमारी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी मैं समझता हूँ कि उसका पता भी चलना चाहिए और उसके टेस्ट भी होने चाहिए, ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध के हवाले से। तो मैं ये कहता हूँ कि खून बन के बदन से उम्मीदें बह गईं, खून बन के बदन से उम्मीदें बह गईं, डंगी ने छीन ली सबकी हंसी और सबके ख्वाब, डंगी ने छीन ली सबकी हंसी और सबके ख्वाब, छोटे से मच्छर ने क़यामत मचा दी, छोटे से मच्छर ने क़यामत मचा दी, इंसान की नींदों को वहशत बना दी, इंसान की नींदों को वहशत बना दी। क्या खबर थी मौत यूं होगी दर पर, क्या खबर थी मौत यूं होगी दर पे। बारिशों के बाद ये वबा ऐसी छा गई कि हर आदमी बीमार है, कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं हमारे जो मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, उनका तारुफ़ कराता जाऊँ कि हमारे साबिक पीसीबी के चेयरमैन हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, लेजेंड तौसीफ़ अहमद साहब, जिनको पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर मैं भी बुखार में ही प्रोग्राम कर रहा हूँ। ओह, अल्लाह ताला सब पे करम करे अपना। जी जी। और मैं समझ रहा हूँ कि जो चीज़ें आपने बताई और वाकई जिसका पता ना चल रहा हो उसको क्या कहेंगे हम, और कि किस तरह बीमारी और ये डेंगू का जो कुछ अपने तौर पे एहतियात तो ज़रूर है, बट ये काम तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, उसको करना चाहिए ना। सारे क्या काम करेगी गवर्नमेंट, ये ज़रा सोचने की बात है। सर इसी क्योंकि आ रहे हैं तो एक टायर इधर हो रहा है और एक टायर इधर हो रहा है, तो वो तो छोड़िए, ये टायरों से भी ये वबा निकलती है, मच्छर वगैरह जो हैं ये। और सिंध में जिस तरह के हालात हुए सबको पता है कि बारिशों ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ यहाँ गड्ढों ने क्या कुछ नहीं किया, वहाँ मच्छरों ने क्या कुछ नहीं किया। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि सोचने का मुकाम है, ये बाकी सोचने का मुकाम है। बिल्कुल तौसीफ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्हीं के साथ हमें जो दूसरे मेहमान हैं हमारे, उन्होंने ज्वाइन किया है सैयद शहजाद अख्तर, जो कि पीक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध के प्रेसिडेंट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या खैरियत से हैं? का बड़ा करम एहसान है। अच्छा, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि ज़रा वो हैदराबाद की जो एक वीडियो पैकेज है वो भी साथ के साथ चलाते हैं ताकि हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा शहजाद भाई, मैं ये सबसे पहले ये सवाल है कि प्राइवेट स्कूल में एक तो फीसें पेरेंट्स के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, दूसरा जो कराची बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया उससे आप मुतमईन हैं? अब ये फराज दो अलग अलग सवाल हैं। पहले मैं फीसों के हवाले से सारे टॉपिक्स पे बात अच्छा मैं पहले फीसों के हवाले से बता दूं। सिंध भर में मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं जिनकी फ़ीस स्केजुअल जो है वो 500 से लेके और 1.5 लाख रुपए तक है। तो अब पेरेंट्स जो खूब से खूब तर की तलाश में हैं, तो वो अलग अलग कैटेगरीज़ के जो स्कूल हैं तो उसमें होना तो ये चाहिए फराज के सब एक जैसा हो सिस्टम। गवर्नमेंट का, जैसे अभी तासिफ भाई ने कहा कि गवर्नमेंट के ही काम है, तीनों काम गवर्नमेंट के हैं, तालीम देना, सेहत और अमन अमान। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है शुरू से अब तक कि गवर्नमेंट ने पहले वो काम नहीं किए, फिर जब प्राइवेट ने संभाला तो प्राइवेट में भी वो कैटेगराइज हो गए। तो वो जो पेरेंट्स की कंप्लेन है वो इस तरह से है कि वो मतलब एक अगर मैं अगर क्लर्क हूँ तो मुझे अगर इस वक्त फ़ीस जो है वो कम अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं देखता ऊपर की तरफ हूँ। तो वो जब मैं वहाँ चला जाता हूँ तो लाजिम बात है फिर वो हम कंपेयर नहीं कर पाते। हालांकि हमें पहले शेड्यूल पता चल जाता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने बच्चे को यहाँ तालीम दिला सकता हूँ तो मैं दिलाऊँ, वरना हर प्राइवेट स्कूल में 10% फ्री शिप भी है। तो ये एक बेहतर मौका होता है स्कॉलरशिप का भी। बकिया जो आप रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं,
तो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, वो कुछ टाइम पे इजाफा आ गया, लेकिन 9th का रिज़ल्ट वैसे ही बहुत लेट था। फराज, मैं आपको बताता चलूँ, जब रिज़ल्ट आया मैट्रिक का तो उससे पहले हम क्योंकि सिंध का सबसे बड़ा बोर्ड है कराची बोर्ड, जी जी। इनके चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई। साहब साहब से बहुत हमें लगा कि डायनेमिक आदमी है, और मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी जिक्र किया था। लेकिन तवक्कुआत हम लगा सकते हैं, तराजू से वज़न तोल सकते हैं, लेकिन किरदार का हम जब वो गुज़रता है टाइम तो फिर अंदाज़ा होता है। तो जो सूरत हाल अभी इस वक्त मौजूद है वो बहुत अच्छी नहीं है। अब रिज़ल्ट आया, जबकि इस वक्त वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब तो असम्बली में भी कई दफ़ा इसको कह चुके हैं कि वो कैम्ब्रिज बोर्ड को लेकर आना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें इस तरफ अटेंशन देनी होगी कि जो हमारे अपने बोर्ड हैं, जो कम पैसे लेके बच्चों को पास कर देते हैं, हमें इस तरफ बहुत तवज्जो देनी होगी। अगर इस बोर्ड में भी पैरेलल सिस्टम शुरू हो जाएंगे कि एक तरफ जो है, वो आप देखें चेयरमैन साहब नए आए, वो उन्होंने कंट्रोलर साहब को हटाया, डेपुटेशन पे 3 मंथ्स के लिए खाली दूसरे कंट्रोलर आ गए, सेक्रेटरी साहब चेंज हुए, अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी सेक्रेटरी हैं, चलें कम से कम उनका एक्सपीरियंस उसी बोर्ड का है, तो मैं अब उन्हीं पे मैं तो उन्हीं की तरफ देखता हूँ, और उनके ऊपर बाहरी जिम्मेदारी है ज़िया साहब पे कि वो उसको संभालें चीज़ों को। क्योंकि जो चेयरमैन साहब आए, जो बड़ी उस वक्त बड़ी डायनेमिक बातें हुई, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क में है, जो तौसीफ भाई अभी जिक्र कर रहे थे कि वो टायर के वो डगमगाने का जिक्र कर रहे थे, तो यहाँ तो हमें मच्छरों से ज़्यादा इंसानों से ही डर है। मच्छर तो शायद फिर भी छोड़ दें, लेकिन ये जो इंसान इस वक्त तालीम का बुरा हाल कर रहे हैं फराज, वो बहुत नुकसानदेह होगा इस कौम के लिए। अब इस वक्त अभी 9 का रिज़ल्ट तकरीबन कोई 6 मंथ के बाद जो है वो अनाउंस हुआ है, और उसमें भी कई हज़ार बच्चे जो हैं वो फेल कर दिए गए। अच्छा, प्राइवेट पूरा बोझ उठा रहा है बोर्ड का। अब उसको बोर्ड को ये चाहिए कि जो प्राइवेट अभी रिज़ल्ट आया, उसमें मैं बड़ी खुशी हुई कि चेयरमैन साहब ने कहा कि जी आप देखें, मैंने पहली दफ़ा ऐसा रिज़ल्ट दिया कि जिसमें कोई धांधली नहीं हुई। तो हम हैरान रह गए इस बात पे कि चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं। अपने बोर्ड के तमाम पिछले चेयरमैन पर उन्होंने सवाल उठा दिया कि ये रिज़ल्ट अगर सही था तो इसका मकसद पहले कुछ होता था। उन्होंने खुद स्टार्ट करेंगे, इसी रिजल्ट पे भी बात करेंगे आगे प्रोग्राम में भी। हाँ तौसीफ भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले अंडर 15 के, अंडर 17 के हैदराबाद में ट्रायल्स हो रहे थे, तो मेरी टीम और मैं वहाँ पहुँचे नियाज स्टेडियम में। तो वहाँ नासिर अवैस साहब जो रीजन हेड कोच थे ऑफ स्पिनर हैं जी, मेरे अंडर में खेले हैं वो। आपके अंडर में खेले। अच्छा, मैंने उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश भी की कि वहाँ पेरेंट्स की कंप्लेंट भी ये थी कि जिन बच्चों की फ़िटनेस नहीं थी उन्हें भी सिलेक्ट किया गया, उन्होंने बग़ैर मौक़िफ़ के वो चले गए। शायद उनको परमिशन ना हो पीसीबी की तरफ से बात करने की। लेकिन अगर 15 और 17 से इंटीरियर सिंध से जब आप पर्ची सिस्टम पे बच्चों को लेके आएंगे तो ऊपर लेवल पे आके क्रिकेट का क्या हाल होगा सर? देखिए, हाल तो बुरा है, आप वैसे ही अंदाज़ा लगा लें। ये कोई नई चीज़ नहीं है आपने जो बताई, और मैं भी हैदराबाद का पार्ट रहा हूँ, 3 साल वहाँ का हेड कोच रहा हूँ, और काफ़ी कुछ देख लेंगे। हमारे टाइम में प्लेयर भी कुछ बेहतर प्लेयर थे सारे, लेकिन वो जो आपने ट्रायल की बात की, यस उसमें डेफिनेटली ये कम ये जो पेजेस हैं पर्ची के, बहुत पर्चियाँ आती हैं और फ़ोन अलग आते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि निज़ाम जो है वो ऐसा ही है। और कहते हैं कि बहुत टैलेंट मौजूद है हर जगह, बात करते हैं कहाँ है, पूछते हैं, वही 10, 15, 20 आदमी खेल रहे हैं। जो हमारे टाइम में जब हम सिलेक्शन कमेटी में थे, 25 से 30 प्लेयर हमने निकाले थे, ए टीम के भी और जो है सारे मिला के, और वो दुबई में हम खेले थे। मैं पार्ट था उसका, सिलेक्शन कमेटी में भी था, और जो था मैं टीम का मैनेजर बन के भी गया था साथ। वही लड़के हैं, कोई नई चीज़ नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं कि टैलेंट पड़ा हुआ है, टैलेंट हो तो नज़र आए। अच्छा, टैलेंट है सर, टैलेंट है, आपकी निगाह में है। मैं इसी टैलेंट पे आऊँगा। हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं मरकज़ी रहनुमा सुन्नी तहरीक के इमरान सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो
जी वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? दुआएं अल्लाह का एहसान। इमरान भाई, हैदराबाद की माशाल्लाह आप सुन्नी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा हैं और एक आपकी समाजी तंजीम भी है माशाल्लाह। हैदराबाद के अंदर जो एक सानिया हुआ, आपकी जो समाजी तंजीम है उनके डायरेक्टर डॉक्टर आसिम मेहू साहब, जो कि डेंगू की मर्ज़ में अपने खालिक हकीकी से जा मिले, उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? यकीनन इस वक्त आपको मालूम होगा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ दे सकूं। और उसके बाद फराज साहब, यकीनन हैदराबाद के अंदर इस वक्त डेंगू का मर्ज पिछले तकरीबन 1 माह से शदीद अपने आबोताब पर है, और जिसकी वजह से हैदराबाद में हर एक घर में 2-2, 3-3 पेशेंट डेंगू के हैं, और तकरीबन हजारों के करीब डेंगू मर्ज में मुब्तला होने के बाद अब तकरीबन 16 के करीब जाने भी कीमती जाया हो गई, जिसके अंदर कल की तारीख में एक आईओन हैदराबाद के हमारा डायरेक्टर था आसिम मेहू, वो 31 साल नौजवान जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी, वो आज हमारे से जुदा हो गया। जी और इसी तरह आज अभी आई है कि एक अदद लेडीज का जिसका इंतकाल हुआ, उसके डेंगू की वजह से जब दाखिल हुई तो उसका ये हालत हो गई कि उसका जो जिगर है उसके टुकड़े होके मुंह के जरिए बाहर आ गए। इस वक्त शिद्दत का ये आलम है इस वक्त डेंगू का, ये पोजीशन है हैदराबाद में। इमरान भाई देखें, मैं कुछ दिन पहले अपनी टीम के साथ मौजूद था, आप भी मौजूद थे डीसी साहब के साथ, और वहाँ के डॉक्टर्स भी मौजूद थे, वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अलीउद्दीन शाह वो भी मौजूद थे। मैं पिछले 4-5 दिन पहले भी हिलाल अहमर गया था एक पेशेंट की अयादत करने के लिए, तो वहाँ डीसी साहब ने ऐलान किया था कि जो मैं एक बजट जो है वो हिलाल अहमर को दूंगा, एक फ़ंड्स दूंगा ताकि जो गरीब मरीज़ों का है वो इलाज हो सके। तो उस हवाले से मैंने डॉक्टर अलीउद्दीन शाह को काफ़ी दफ़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की, फ़ोन करने की कोशिश की, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जो हिलाल अहमर के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अलीउद्दीन शाह, उन्होंने कॉल रिसीव करना पसंद नहीं की। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए, इस वक्त अभी आपसे 1 सेकंड पहले भी डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को मैंने कॉल की और उनकी कॉल मेरे पास अभी दौरान प्रोग्राम आ रही है उनकी कॉल। जी जी। और उन्होंने बताया कि इस वक्त हिलाल अहमर के अंदर 8 पेशेंट वेटिंग के ऊपर है, उनको बेड नहीं मिल रहे, बावजूद इसके कि इस वक्त हिलाल अहमर में तकरीबन 84 के करीब बेड जो है उन्होंने ऑपरेशनल किए हैं। आप भी जिस दिन कवरेज पे मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के साथ। जी सर, मैं एक चीज़ यहीं रोकूंगा। डीसी साहब ने ये बात कही थी कि डॉक्टर अलीउद्दीन शाह मेरी जगह पे हैं और मैं उनकी जगह पे हूं, तो सर हम किससे मौकिफ लें सर? जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं कहना चाहूंगा आपको कि मैंने अभी भी बताया और कल भी मैंने हैदराबाद के दीगर मीडिया चैनल्स के जरिए मैंने बताया, सोशल पे बताया कि डिप्टी कमिश्नर साहब, आप जो ऐलान किया है उसके ऊपर हिलाल अहमर में अमल नहीं हो रहा, जिसको डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी मुझे फिर एक अदद लेटर भेज दिया कि सख्ती से मैं अमल करा रहा हूं। तो मैं ये समझता हूं कि शायद हमने अपना किरदार देखा, तो शायद अगर अली अकबर साहब हो तो शायद हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर से ज्यादा मैं समझता हूँ ताकतवर इंसान होंगे, जब भी वो डिप्टी कमिश्नर के अहकामात को भी उन्होंने हवा में उड़ा दिए। और इस वक्त हैदराबाद की जी डॉक्टर अलीउद्दीन शाह नाम है उनका सर, डॉक्टर अलीउद्दीन शाह नाम है सर। डॉक्टर अलीउद्दीन शाह समेत इस तरह न जाने और कितने शाह यहाँ घूम रहे हैं जो कि सरकारी अहकामात को अपने पैरों तले रूंधते हुए नजर आ रहे हैं। वो डिप्टी कमिश्नर के अहकामात को मानने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ बात हिलाल अहमर की नहीं है, इस वक्त ये वाली बात लतीफाबाद, हैदराबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों की यही पोजीशन है। अच्छा सर, आपकी चेयरमैन जो यकीनन है हिलाल अहमर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, महमूद कायम खानी साहब, आपकी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई सर? बस आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद हमारे साथ रहिएगा, एक वीडियो पैकेज है वो जरूर देखिएगा आप सर। जी सर। यकीनन महमूद कायम खानी साहब की भी अभी कॉल्स आ रही हैं दौरान प्रोग्राम, मुझे बता रहे हैं कि वो उनको लाइन पे लिया है हमने, और उनको भी हमने सारी चीजों का ग्राह्य है। जी 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 इमरान भाई, मेरे ख्याल से ठीक है, बहुत शुक्रिया, लाइन शायद ड्रॉप हो गई। जी मैं वो अपनी टीम से कहूँगा कि ज़रा वो वीडियो लगाएं, ताकि वो वीडियो देखने के बाद हमारे जो एमपी हैं साबिर कायम खानी साहब, उनको भी लाइन पे लीजिएगा। हिलाल अहमर में डेंगू वार्ड जो स्टैब्लिश है वो अपनी कैपेसिटी रीच कर चुका है
अस्पताल इंतजामिया से बात हुई तो उनके पास कुछ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे इजाफी जगह चाहिए, मच्छरदानियाँ चाहिए, वो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ उन्हें। मैंने उनको ये तंबी की है कि जो भी पेशेंट काबिल इस्तात नहीं है उनके अखराजात अस्पताल बेयर करे। अस्पताल को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो माली इमदाद हो या कोई भी मेडिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सफाई सुथराई, शीशा टूटा हुआ है डेंगू वार्ड का, वो मैं डॉक्टर साहब से बात कर चुका हूँ, उसको फ़ौरन रिप्लेस करवाएं, उसको कवर कर दें। बाकी आपके फ़ोरम से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सफाई सुथराई खुद हमें मेंटेन करनी है, उसका ख्याल रखें। अस्पताल और जितने भी इदारे हैं हर जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ेंगे तो फिर हम तो चलते फिरते टारगेट्स ही बनेंगे। मैं देखिए 24 घंटे इनसे राब्ते में हूँ, DHO साहब मेरे साथ खड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं। देखिए इनके ऊपर तो HPV वैक्सीन के भी कैंपेन इनके सर पर है, पोलियो आने वाली है कैंपेन हमारी 1 हफ्ते बाद, वो उनके सर के ऊपर है। मुतादद ऐसी अलामात है, जैसे मंकी पॉक्स का एक केस आया है, मलेरिया के इतने ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हर पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि आउटब्रेक की सिचुएशन ऐसी ना बने कि हमारे पास अमवात रिपोर्ट हो। मज़ीद हमारी पूरी कोशिश है कि कंटेनमेंट पे फोकस करें और जो भी हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट हो रहा है उसकी इंश्योर करें कि रिकवरी प्रॉपर हो। अली साहब मेरी जगह पर है और मैं उनकी जगह पर हूँ। हिलाल अहमद की कंप्लेंट नहीं मिली है कि यहाँ पे रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल हुआ है। जब भी मैं इन के पीछे खड़ा हूँ कि ये मेरे पूरे टेन्योर में ऑनरी सेक्रेटरी भी रहे, MS साहब मेरे वक्त में MS रहे, क्योंकि इनकी मुझे कोई शिकायत नहीं है। अलबत्ता इनके पास जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है वो ये इन्होंने आज मुझे जो चीज़ें बताई है मैं खुद उनके साथ दे रहा हूँ उस पर, और मुझे यकीन है कि जो मैं चीज़ दूंगा वो मुझे रिपोर्ट करेंगे हमने आपकी दी हुई चीज़ यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल की है, विथ एविडेंस मुझे वो प्रूव करेंगे कि मैंने आपकी जो भी सहूलियात थी उनको पब्लिक तक पहुँचाया है। जी शहजाद भाई, आप देख रहे हैं ये हैदराबाद की सूरत हाल है, DC साहब अभी बता रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि कैसे पुरसाने हाल होगा? हमारे जो एक गरीब तबका है जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। मैं असाद के साथ एक रिक्वेस्ट भी करता जाऊं, क्योंकि मेरा काम है अवाम के मसाइल जो है वो ऐवानों तक और लोगों के कानों तक पहुंचाना। मैं सदर पाकिस्तान आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, बिलावल साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हैदराबाद पे एक निगाह डाल दें। हैदराबाद के बहुत बुरे हाल हैं। मैंने मेयर साहब से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने उनके PS से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की सर, हमारी कॉल कोई रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम आवाम के मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं सर। ज़िंदगी और मौत सर अल्लाह की ईमान में, अल्लाह की हिफाजत में सर है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं सच बोलूँगा। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जनाब MQM पाकिस्तान के सूबाई असम्बली के मेंबर जनाब साबिर कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? जी मैं खैरियत से हूँ सर। आपने देखा अभी आप शायद अगर मेरा प्रोग्राम नहीं देख रहे होंगे तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, एक यंग लड़का डॉक्टर आसिम मेयो जो कि डेंगू वायरस में शिकार होके अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। ऐसे कई लोग, ऐसे कई बच्चे, ऐसे कई बुजुर्ग सर डेंगू की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं सर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है सर। आखिर में एक ही हमें इल्तिजा लगती है कि हम अल्लाह के बाद कोशिश करें कि हम अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करें कि खुदारा एक निगाह हैदराबाद की तरफ देख लें, इंटीरियर सिंध की तरफ देख लें सर। हम वहाँ लोग मर रहे हैं, बिलक रहे हैं सर। आपकी इस बारे में क्या राय है सर? अच्छा देखें फराज भाई, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इस डेंगू में ना सिर्फ कई घरों के चिराग उजाड़ दिए बल्कि कई जवान लोग भी इसका शिकार होके अपने खालिक हकीकी से जा मिले। और आज मैं खुद भी डेंगू में मुब्तला हूँ। आज 4 अल्लाह अकबर। कोई इससे बचा हुआ नहीं है। जाहिर है कि जब शहर में वबा चलती, और मैं इसको वबा तो कहूंगा नहीं, वबा तो होती है जो दूसरे को लगे, ये तो मच्छर की वजह से हो रहा है। और आप ये देखें वबाई तौर पे फैल रहा है, ये बड़ी खतरनाक बात है। जब बारिश होती है, बारिश के बाद ये जरूरी होता है कि स्प्रे बर वक्त शुरू किया जाए, ताकि जो, और ये आज का नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है असूल बना हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सिंध में दावे तो बहुत ज्यादा किए जाते हैं। ये भी दावा किया जाता है कि सिंध का जो हेल्थ सिस्टम है पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 हेल्थ सिस्टम का वो कहा जाता है कि हेल्थ सिस्टम है। हम अपनी जो तरक्की के दावे कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम जमीनी हकायक देखते हैं तो सबसे बुरा हाल हमें सिंध का नजर आता है। और सिंध के शहरी इलाके तो बिल्कुल ही तबाह कर दिए हैं। जब ये वबा फैलना भी अभी शुरू नहीं हुई थी, डेंगू का जोर भी नहीं हुआ था शहरी हलकों की तरफ से, और खुद अवामी हक परस्त नुमाइंदों ने बारहा तवज्जो दिलाई कि इस दफा स्प्रे नहीं करवाया है और इसके ऐसे नुकसान होगा, फिलफौर स्प्रे करवाया जाए
जो नदी नाले जोहड़ हैं उनमें जो है ट्रीटमेंट किया जाए ताकि इनके लार्वे जो हैं उधर ही खत्म हो जाएं। आप देखें हमारे हुक्मरानों को, पंजाब के हुक्मरानों का जब हम नाम लेते हैं तो इनको इससे बड़ा गुस्सा आता है, बुरा तो लगता है। जी साबिर भाई, याद होगा आज से 7-8 साल पहले जब पंजाब में डेंगू का शुरू हुआ तो वहाँ के वजीर आला थे उस वक्त शहबाज शरीफ, जो कि आज हमारे वजीर आजम है। किस तरह उन्होंने पंजाब को डेंगू के मर्ज से महफूज रखा, क्या क्या कोशिशें थी जो उन्होंने नहीं की। बल्कि आप ये भी देखिए कि वो श्रीलंका से माहिरीन को भी बुलाया, उसका इलाज ढूंढवाया, फिशेज जो इंपोर्ट की जो लार्वे खाती थी। हमारे यहाँ की सूबाई हुकूमत क्या अभी तक वजीर सेहत का इतनी बड़ी वबा के ऊपर कि हैदराबाद मुब्तला है, कराची में भी हो रहा है। आज कराची की रिपोर्ट थी कि 480 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है पूरे सिंध में फैलता जा रहा है। साबिर भाई ये आप है। माशाल्लाह, साबिर भाई माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। माशाल्लाह आप भी सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, माशाल्लाह 2 दफ़ा आप MNA रह चुके हैं और इसके अलावा टाउन चेयरमैन रह चुके हैं सर। तो आपकी नहीं सुनते ऐवान वाले सर, तो हमारी कहाँ सुनेंगे सर? हुकूमत आपकी सुनती है सर? ना सुनने वाली बात नहीं है, ये खुद इनके अपने दिल और दिमाग को इन्होंने बंद किया हुआ है। इनको अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। मैं बतौर नुमाइंदा असेंबली में आवाज उठाता हूँ इन तक पहुंचाने के लिए, उसको अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनको हक हुक्मरानी भी नहीं होना चाहिए। इनको अपनी आवाम से कोई दिलचस्पी भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है एक सिस्टम को चला रहे हैं, सिस्टम का पेट भर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो खुदारा होश के नाखून लें। आपने जैसे कहा कि हमें पुकारना पड़ेगा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को हमें पुकारना पड़ेगा, तो ऐसे हालात बनते जाएंगे कि जब ये आवाम को सही सिविक फैसिलिटीज भी दे सकेंगे। आप देखेंगे ये कह दिया जाता है अपना ख्याल रखें, साबिर भाई जूसेस पिए, आप जूसेस पिए, अपना ख्याल रखें। आवाम को खाने को नहीं मिल रहा है, वो जूसेस कहाँ से भी है। साबिर भाई आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ऑन स्टूडियो में आपसे बात करूंगा जब आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। साबिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जी तौसीफ भाई, आपने हालात देखे कि हम इस हद तक मजबूर हो गए कि जब हुक्मरान हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम वहीं जाए ना जो जलजलों में खड़े हुए हैं, जो तूफानों में खड़े हुए हैं, जो सैलाबी रेलों के साथ खड़ी हुई है हमारी पाक फौज, हम उन्हीं से अपील करें। और कहाँ जाएं तौसीफ भाई, कौन सा दरवाजा बजाएं? आप मुझे ये बताइए कि हर काम आसिफ मुनीर साहब पे रखेंगे तो बाकी काय के लिए बैठे हुए हैं? सर यही तो सवाल है सर। मजबूर नजर आ रहे हैं। मैंने देखा अभी जिस बातों से, तो ये मजबूरी आवाम को, आम आदमी को नहीं पता। हम तो मिलते जुलते रहते हैं आपसे या टीवी पे, ये चीज़ें हैं। एक आम जगह पे रहने वाले को नहीं पता कि क्या है। वो कहता है बस ये खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। जिसकी पहुंच भी है वो भी नहीं कुछ कर पा रहे, तो फिर कोई क्या करेगा मेरे ख्याल से। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो फौज ने काम किया है वो तो सबके सामने है और वो तो मुल्क का दिफाई कर सकती है। अब ये आप मच्छरों में भी लगा देंगे या और जगहों पे भी लगा देंगे तो पता नहीं फिर क्या कह सकता हूँ मैं इस बात पे। मतलब ये है कि जिसके जो काम है वो कर सकते हैं ना, तो है ना सर। तो लोगों को, लोग मर रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, इंटीरियर सिंध में वजह ही नहीं पता चल रही कि वो डेंगू की वजह से उनका इंतकाल हो रहा है या और कोई रीजन है। कोई टेस्ट की लेबोरेटरीज ऐसी होनी चाहिए ताकि मरीज को पता तो चले। देखिए अब आप जिनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं वो फेल, यही कहेंगे ना आप, और क्या कहेंगे इसमें। जी सर। मेरे अपने इलाके में गुलिस्तान जौहर में है, आप बिलीव करें बुरा हाल है वहाँ पे। बुरा हाल क्या है कि आई मीन के कंट्रोल में कोई भी नहीं। ये तो नागहानी आफत है। ये रक्शे वाले गलियों में या जो ठेले लगा के खड़े हो जाते हैं, सब होरानी बजते रहते हैं गली में, हटाओ भाई हटाओ, नहीं हटाने को तैयार होते लोग। मतलब हमने किस चीज़ को रोएंगे आप? मतलब कहते हुए भी ये होता है कि यार क्या, कोई उठा के वीडियो बना के डाल देता है, क्या फ़ायदा उससे, पूछने वाला मैं आपको बताऊं, रमज़ान में आप मेरे प्रोग्राम में आए थे, आपको याद होगा कि मैंने PS63 के रोड के हवाले से कितनी आवाज़ उठाई। मैं कि रोड बना दें PS63 के कब्रिस्तान का, जो कि बिस्मिल्लाह सिटी के पास है,
उसके आप जो है वो लाइटिंग का इंतज़ाम सही करवा दें, सेवरेज का इंतज़ाम सही करवा दें। सर मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि हमें रोड नहीं चाहिए सर, हमें हमारे लोगों को खुदारा बचा लें, जो मर रहे हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं, बीमार हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, उनको बचा लें। हमें रोड नहीं बनवाने, हमें जो है कब्रिस्तान और मजीद नहीं भरने सर। मैं 5 महीने से इस बात पे इशू पे उठाता रहा, आज तक वो सर PS 63 का रोड नहीं बना सर। मैंने लास्ट प्रोग्राम में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी रिक्वेस्ट की कि खुदारा ये रोड हमारा सेवरेज का निज़ाम जो है, ये कब्रिस्तान का रोड है सर। मैं ऐसी गाड़ी में घूमता हूँ, ऐसी कमरे में सोता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सर कब्र से बड़े कमरे में सोता हूँ सर। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर जो वहाँ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है सर, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है सर। क्या करें, कहाँ जाएं सर? मतलब एक वो जो सिलसिला होता है कि वो हमारे भी उधर आते हैं। मेरे ख्याल में वैसे तो आजकल तो घर ही में हूँ, तो मैंने देखा 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने से कोई वो जो है दवाई डालने वाले जो भी सिलसिला कहीं से नज़र नहीं आता। और वो जब आता है तो खाली उसमें धुआं ज़्यादा नज़र आता है, जो मैं देखता हूँ घर में थोड़ी सी खांसी आती है, कहते हैं यार सर ये वो बच्चा है जो कि 31 साल की उम्र में, कितने ख्वाब होंगे इनकी आंखों में, क्या इन्होंने ज़िंदगी में करना होगा। ये आवाम की खिदमत करते हुए, खुद डॉक्टर थे सर, खुद खिदमत करते हुए, आवाम की खिदमत करते हुए इस दुनिया से सर रुखसत हो गया सर। ये वो बच्चा है सर, डॉक्टर आसिम मेहू इनका नाम है सर, ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। हम कहाँ खड़े हैं सर? यानी कि जो 2025 चल रहा है सर, जो लोगों की जान बचाने वाला उसको खुद को भी नहीं पता कि मुझे ये जो है ये सिलसिला होगा और मैं इससे सर PS 63 की इलेक्शन जो लड़ा, जो वहाँ की कैंडिडेट थी अदीस सनम तालपुर, उनसे मेरी 2-3 दिन पहले भी बात हुई। कह रहे अदा मेरे बेटे को भी जो है वो डेंगू हुआ हुआ है, उनकी पूरी फैमिली में डेंगू हुआ हुआ है। वो हमारे इलाके से उन्होंने पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा सर। तो सियासी लोगों के घरों में भी डेंगू है सर, हम किससे बचें, किससे मांगे सर? देखिए एक वो तो अपनी जगह, लेकिन हर जगह ये चीज़ नहीं हो सकती। अब मैं अपना ही बताऊं कि मगरिब के टाइम में जो है वो ज़रा ज़्यादा मच्छरों की तादाद निकलती है, लेकिन ये तो एक ख़ास पानी के ऊपर आता है और ये साफ़ पानी पे है ये जो है। लेकिन मैंने 2 स्प्रे वैसे ही 2 स्प्रे जो है अपने सहन में रखे हुए हैं, जहाँ पे से एंटर होता हूँ गेट से, वहाँ मैं मगरिब से पहले अच्छी तरह उसको डालता हूँ स्प्रे। बच्चे हैं ना साथ, कौन करेगा? सब तो नहीं कर सकते ये चीज़ें ना यार। ये सब इतने फारिग भी लोग नहीं है कि वो अपने अपने कामों में जाते हैं, घर में औरतें बैठी हैं, किसी को क्या पता। मतलब आई मीन ये इनका काम है। ये क्या बहुत महंगा है? मुझे नहीं पता ये क्या महंगा है। ये नहीं, है सर, इसमें बजट भी देती है सर। ये बजट की अब मैं बात कर रहा हूँ कि बजट कहाँ जा रहा है? वो जो है वो बजट शहजाद भाई से पूछते हैं कि बजट कहाँ जा रहा है। शहजाद भाई ये बताइए बजट कहाँ जा रहा है सर? बस बराबर बजट का तो फिर ये दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें चले जाएंगे। इस वक्त तो ज़रूरत इस बात की है कि जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उसमें फिर एहतियाती तदाबीर की तरफ जाया जाए। जो आवाम है, अगर जब हम नाउमीद हो चुके हैं तो कम से कम उन एहतियाती तदाबीर पर तो ज़रूर चले जाएं कि अपने गली मोहल्ले में किसी को पानी जमा ना करने दें, टब को उल्टा करके रखें, जो टायर पंचर वाले हैं उनके यहाँ स्प्रे मुसलसल कराएं। सर शहर में तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, इंटीरियर में कौन नहीं तो कहीं पे भी ये लाजमत अगर तो लेकिन गांव गोठों में जिनको बेचारों को अपना नाम भी सही तरीके से लिखना नहीं आता, जहाँ तालीम की बहुत कमी है, आप तालीम के माशाल्लाह आप नुमाइंदे भी हैं, तो मैं आपसे ये पूछना, जहाँ इतना उन्हें पता ना हो, जिनको अपना नाम ना लिखना आए, तो उन्हें क्या पता स्प्रे किस चीज़ का है सर? हाँ सही बात है। तो उस वक्त तो खैर फिर वो लेकिन चीज़ें जो हैं ये पुराने दौरों से लोग करते थे, अब तो खैर शायर हो गए। वो आप ही के हम नाम जो शायर थे उनका था ना, अहमद फराज, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो इस वक्त उस बच्चे ने दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान कुछ तो ख्याल कर सर, बचपन से सुनता आ रहा हूं, सुन ली ना। लेकिन अब ये जैसे बच्चा चला गया, अब ये बच्चा हमारे लिए दुख दे गया है, तकलीफ दे गया। तो वो कई बच्चे ऐसे चले गए। मतलब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि फराज इस वक्त वो जो एक मेरी वालदा कहती थी कि खाया भूल जाता है, रोया याद रहता है। तो इस वक्त तो रोया याद रखा जा रहा है। कम से कम इस वक्त तो वो इंसानी रवैये जो अंदर से मर गए हैं, दफन हो गए हैं, उनको जिंदा करने की ज़रूरत है। अगर इतनी बेहिसी इतने लोगों के मरने के बाद भी कायम रहेगी तो बस उसके बाद तो फिर हम सिर्फ वो आपने जैसे कहा कि दुआ मांग लें, दुआ करने के बाद फिर यहाँ जो है हमारा एक ही इदारे पर सारा फोकस चला जाता है कि उन्हीं से रिक्वेस्ट करें कि फील्ड मार्शल आके इसमें उतरें।
मतलब ये वाकई तो आसिफ भाई की बात सही है कि सारे काम एक ही आप उसको दे काम देंगे उन्हीं से सर तो क्या दरअसल हुआ ये कि 70 साल में सर मैं सिर्फ आपकी एक ही बात मुनज़्ज़म काट रहा हूँ मैं जी। सर देखिए मैं किडनी पेशेंट भी जी हूँ और मुझे 102 इस वक्त आप चेक करेंगे बुखार भी है। मैं हैदराबाद से सर संडे को एवरी संडे यहाँ जी, शो करने बिल्कुल, आता बिल्कुल, हूँ, माशाल्लाह। अपने इलाके की लोग पाकिस्तान के लोगों की बात करने आता हूँ जी। सर। तो सर मैं भी इंसान हूँ बिल्कुल। कि मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी दर्द होता है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी सुकून की ज़िंदगी गुजारूँ। सही। सर जब मैं वहाँ से कराची आके शो करता हूँ तो किस वजह से कि हमारे लोगों की कोई पुरसाने हाल हो, कोई सुन आवाज़ ले है। सर। जी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सर मुझे उम्मीद है हाँ। कि हमारे जो फील्ड मार्शल है जनरल आसिम मुनीर साहब वो शाहीन की प्रोग्राम जरूर देख रहे होंगे और मुझे उम्मीद है उन्हीं से पूरे पाकिस्तान में सिर्फ अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से उम्मीद है कि वो हैदराबाद पे नजर जरूर डालेंगे, मातली बदीन पे नजर जरूर डालेंगे। सर आज मेरा दिल कहता है कि वहां से जरूर एक कॉल आएगी और हैदराबाद के जो डेंगी के मसाइल हैं, जो सेवरेज का निज़ाम है, जो रोड टूटे हुए हैं सर वो ज़रूर हल होंगे। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि सर उन लोगों की अल्लाह ताला सुन लें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। जी सर। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह आप जिस जज्बे से प्रोग्राम कर रहे हैं फराज, इस जज्बे को वाकई सलाम पेश करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला सब पाकिस्तानियों में अगर यही वाला जज्बा पैदा कर दे तो हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कहीं दर दर मारे मारे फिरें। इस वक्त वाकई सारे परेशान हाल, पूरा मुल्क, स्पेशली फिर सिंध की बारी आती है तो वो हर शोबे में मतलब जैसे भी मैं तालीम के हवाले से बात कर रहा था, इसी तरीके से बच्चे भी मायूस हो गए। जब मैं अभी बोर्ड की आपसे कह रहा था, बात कर रहा था, तो यही हाल वहाँ का भी है कि आप सोचें अभी MCAT का एग्ज़ाम होता है, पहले ये सिर्फ बोर्ड्स होते थे जो बच्चों को पास करते थे और आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता था। अब NDS आ गया, वज़ीर तालीम जो है वो दूसरे बोर्ड्स की तरफ रुझान कर रहे हैं बच्चों का। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड हमारे कायम हैं, जो सस्ते बोर्ड थे जिन्हें चलना चाहिए था, उन्हें मतलब बिल्कुल निचले दर्जे पर लेके जाया जा रहा है। 4.5 लाख बच्चा है इस वक्त मैट्रिक बोर्ड में फराज। जिस तरह से आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि एक एमरजेंसी वाली सिचुएशन है, सेम अगर इमरजेंसी लगनी चाहिए, स्कूल बंद होने चाहिए, स्प्रे होना चाहिए, 2-3 दिन के लिए स्कूल बंद करके मासूम बच्चों को बचाया जाए। जी, मैं बिल्कुल। थक गया हूँ, मैं आप यकीन जाने इतना थक गया हूँ अपनी आवाम के लिए। जी। पिछले 5 महीने से सर मैं ये चिल्ला रहा हूँ कि हमारे कब्रिस्तान के रोड बना दो, खुदा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लोगों का काम कर दो। सर मुझे 2 की रोटी अल्लाह ताला देता है सर। जी, अल्लाह किस ताला। तरीके से किससे मांगे, कौन सा दरवाजा खटखटाए सर। आज मजबूर हो गया हूँ, आँख से आंसू निकलने में सर। नहीं, अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को, इन आंसुओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अल्लाह ताला इस सिंध में और पूरे पाकिस्तान में बल्कि इस बात की तवज्जो दिलवाए कि ये जो आप जिस पर आवाज़ उठा रहे हैं तो ऐवान बाला में आवाज़ पहुँचे। वरना वो तो मुझे एक शेर आपके इस रोने पे याद आया कि तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाज़ारों में अकलों की ख़रीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, खौफ को रख लिया खिदमत पे कमादारी की। आज तुम मुझसे मेरे जिन से गिरा मांगते हो, हल्फो जहनो वफादारी जहाँ मांगते हो, जाओ ये चीज़ें किसी मदाए सरा से मांगो, ताइफ वालों से ढोलक की सदा से मांगो, मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा और ये गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। लहू बोलेगा। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी। और जब मैं कहता हूं मैं हूं पाकिस्तान तो मेरा लतीफ़ाबाद भी पाकिस्तान है, मेरा कासमाबाद भी पाकिस्तान है, मेरा हैदराबाद सिटी भी पाकिस्तान है, मेरा पूरा वतन पाकिस्तान है। तो आसिफ भाई इस पाकिस्तान के ऊपर ही बात करेंगे। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कब बेहतर होगी? अभी T20 सीरीज़ होने वाली है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की, तो आपको लगता है कि बाबर आजम की सही सिलेक्शन हुई है? देखिए, एक तो मुश्किल हालात हैं, हम देख रहे हैं, और ये मुश्किल हालात क्यों बने हैं, ज़ाहिर है कुछ ही अरसा हुआ है मुझे सिलेक्शन कमेटी से हटे हुए, और जो मैंने इनसाइड चीज़ें देखी हैं और वो अब सामने नज़र भी आ रही हैं। ये नहीं कि मैं बाहर निकल के ये बात करें, ज़ाहिर है कोड ऑफ कंडक्ट में रहता है, लोग कहते हैं जी ऐसा ऐसा। भाई हर किसी के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो कोई छोड़ के कोई चीज़ चली जाए, मगर जो हालात मैं देख रहा हूँ, और ये तो सीज़न में I mean 2-2.5 साल में तो वर्स्ट है, वर्स्ट, जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट, यानी कि हर साल जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसमें सिर्फ मैं कराची की बात करूं तो पिछले साल कराची इतना बड़ा है और रेलीगेट हो गई थी टीम, आपको पता होगा। फिर नकवी साहब ने उसको करके यानी कि सदके में कहा कि आ जाओ भाई अंदर, फिर उसके मुकाबले में एक और टीम कोई जो है ज़ाहिर है इधर ओबलाइज किया तो उधर से भी एक टीम डाल दी, पंजाब से भी।
तो ये ओबलाइजिंग सारा वो है, और वर्स्ट तो पोजीशन है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा, और इसमें पॉलिटिक्स का बड़ा इन्वॉल्व है। पॉलिटिक्स मीन के आप देखें कि हमारे टाइम में भी इनसाइड था, टीवी था नहीं था वो अपनी जगह, बट जब खेलते थे तो पता चलता था कि खेल रहे हैं। आज 4 आदमी उधर के हैं, 4 आदमी उधर के हैं, 4 आदमी उधर के हैं, अपना ग्रुप बना के बैठे हुए लड़के, प्लेयर्स। बोर्ड कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, बोर्ड है कहाँ? मतलब आई मीन अभी आप उठा के देख लें कि वो 2 आपके गोरे आए, देखें गोरा कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता किसी चीज़ पे भी, तो गोरा कहाँ है? गोरे को निकाल के आपने बाहर फेंक दिया। और मैं गोरे के साथ काम किया है, मिकी आर्थर के साथ किया, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कंप्रोमाइज़ वो जो आपने पहले बात की थी ना, जो फिटनेस, और वो यहाँ एसोसिएशंस और करता धरता जो हैं लोग, मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर आपके हैदराबाद में भी रहा हूँ साहब है, नासिर अवैस साहब जो नासिर अवैस, वो हैदराबाद के रीजन, जी हाँ जी हाँ, मैं मेरे मेरा बच्चा नहीं मौक़िफ़ दे नहीं सकते, वो बेचारा क्या करेगा? नहीं, मजबूरी एज सच के वहाँ पर जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ये सब होते हैं ना, वो तो बड़े बहुत से शकील साहब आदमी है, बहुत अच्छे इंसान हैं। शकील साहब को भी जानता हूँ, अहमद भाई एक हैं हमारे, बहुत ही उम्दा, बहुत मैं उनके साथ ज़्यादा रहा हूँ, क्रिकेट को समझने वाले। क्रिकेट को समझने वाला होना साथ कोच के ज़रूरी होता है, इसलिए कि अगर ऐसे ही कोई लगा दिया जाए तो उसको हम पर्ची का नाम दे देते हैं कि जी इसको ओबलाइज कर दिया गया, इसको ये कर दिया गया। तो ओबलाइजिंग में ये सर, आप ये नासिर अवैस साहब को 10 में से कितने मार्क्स देंगे सर? या बॉलर तो अच्छा था, कोच कैसा सर? अब मुझे कोच का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो किस तरह की कोचिंग कर रहे हैं, बट जो आदमी खेला हुआ होता है ना, देखिए सर डिपेंड नहीं करता, अब मैं आपको देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा, किसी के लिए कुछ उसूल बने, किसी के लिए कुछ। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ की बात करूँगा। मुझ पे बहुत जो है अटैक होता है यहाँ पर कि लोग कहते हैं कि ये क्या बात करते, सच बात नहीं सुनी जाती ना। और अगर कोई मेरे लिए है तो आइए मेरे साथ बैठ के बात करें। और झूठ हमेशा शर्मिंदा कहलवाता है सर, मैं इसके परवाह नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि जिसको कहते हैं बाहर बैठ के ये इसको जरा सा दौड़ाना ज़्यादा ताकि ये गिर जाए। आप मुझे एक बात तो बता दें, कुछ मिसालें देता हूं मैं आपकी। ये अभी लड़का खेला है, ये कितने साल बाद खेला, कोई कितनी एज है इसकी? 40 समथिंग, 43 आई थिंक। अगर ये प्रॉपर इसको या कोई और, मतलब आप देखें ना, नोमान अली देखें 38 है ना सर, ठीक है ना, लेकिन मेरी एक डिफरेंट वो है, मेरा ये है रूल्स अपनी जगह है और जो दुनिया में हो रहा है वो अपनी जगह है। मैं अगर दिन में 25 ओवर करता हूं और पूरा दिन ग्राउंड में रहता हूं, आई एम फिट। मैं बता रहा हूं आपको, आसान नहीं है पूरा दिन होना, बोल जाती हैं सब। अब ये उस पर है कि वो किस तरह, लेकिन यहाँ पर फेवरिज्म बहुत होना शुरू हो रही है और इसको गिराना है, उसको उठाना है, उसको उठाना है। मैं मिसाल दे देता हूँ, मैं सवाल ही पैदा नहीं, ये जो टेस्ट जो होता है और कई टेस्ट हमने आर्मी के जवानों के पास भी हमारे लोगों को भेजा गया, लेकिन हमारी इस हर खेल का मसल्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप उनके कंधों पे अगर वो दरख्त के तने रख के और दौड़ा देंगे ऊपर नीचे, तो वो हमारी मसल्स वो वाले हैं ही नहीं, मसल्स हमारे वो मसल्स ही नहीं है। सिर्फ आप क्या करेंगे, यही आपकी एक्सरसाइज है कि बॉलर बॉलिंग करे। सुबह से हम बॉल उठाते थे नेट पे जब गए जिस वक्त, और एंड का प्लेयर हम, तो ये हाथ भी मशीन है ना, किस तरह घूमता होगा। ये 4 ओवर कराते हैं, 25 लाख रुपए लेके घर चले जाते हैं, कहते हैं टीम गई भाड़ में, कोई बात नहीं है, छोड़ दें इसको। देखें ना 4 इतनी तगड़ी टांगे, आमिर की मिसाल देता हूँ, इतनी तगड़ी है, बच्चा है ना, कहते हैं नहीं मैं तो 4 ओवर की खेलूंगा, मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, मैं 50 ओवर में नहीं। फरमाई, ये तो बोर्ड का काम है। मैंने तो कहा था शेट्टी साहब को, मैंने कहा इन पे मत जाए लड़कों पे भाई। लेकिन बात यह है कि आवे का आवा बिगड़ा है। जाहिर है 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं, 4 ओवर खेली उन्होंने, 3.5-4 घंटे में सब खत्म, हारे जीते कुछ नहीं, मान लिया और घर चले गए। अब ये हमारे यहाँ तो बन गया है, लोगों के यहाँ भी खेलते हैं लेकिन उनके एक उसूल हैं, उनका एक तरीक़ेकार है।
तो सर मोहसिन नकवी साहब से आप क्या कहना चाहेंगे, इस टीम को कैसे बेहतर कर सकते हैं सर? जल्दी से 1 मिनट में जवाब दीजिए। सर पहले तो ऑनेस्ट आदमी ले आए, बस छोड़ दो। जो लाए थे 50-50 लाख रुपए लेके ना जी, वो कहाँ है? वो हमारे ग्रेट तो सर प्लेयर। मोहसिन स्पीड की बात होती है इतनी अच्छी। सर वो अपने काम में स्पीड में लगे हुए हैं ना, क्या करें? वो किधर किधर जाएंगे? उन्होंने साफ कह दिया यार मैं क्रिकेट ने मैं, और उनका काम ठीक था। वो कह रहे थे यार ये इतने बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर मैं इनको देता हूँ, ये तो काम करने वाले हैं, वही बेकार निकले। बेकार हैं। 50 लाख, कैन यू इमेजिन? सर 10 सेकंड जल्दी से सर अपनी बात पूरी कीजिए। आप मुझे बता 50 लाख की कोई वर्थ है? करोड़ों रुपए लेके चले गए, साल 1.5 साल के अंदर नतीजा कुछ नहीं दिया। मोहसिन नकवी साहब आप ज़रूर देखिएगा, तौसीफ भाई की बात भी सुनिएगा और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि आप इस बेहतरी की तरफ जाएंगे। और साथ में मैं मोहम्मद रेहान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इमरान सॉइस लाइफ साइंसेस के ऑनर हैं, उनके आज बेटे का मोहम्मद रेहान का वलीमा है। मादरत चाहता हूँ इमरान भाई, ये मेरी सहाफ़त मेरी इबादत है, मेरे लिए शो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं इंशाअल्लाह आपके पास वैसे ही हाजिर होऊंगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इमरान भाई, मोहम्मद रेहान रज़ा की जो ये शादी हुई है। बहुत शुक्रिया जी रेहान। जी शहजाद भाई 1 मिनट का कोई मैसेज जल्दी से देना चाहें? बस मेरा मैसेज तो यही होगा, स्पेशली क्योंकि आज ये आपका डेंगू का प्रोग्राम हो गया, वरना हमने बोर्ड पे बात करनी थी थोड़ी सी, कि जो बोर्ड के इस वक्त हालात हैं, जैसे आपने खुदारा उनको फील्ड मार्शल को मुखातिब करके गए, मैं चेयरमैन साहब को मुखातिब करके कहता हूँ कि खुदारा इन 4.5 लाख बच्चों को जो आपके बोर्ड में इनरोल हुए हैं, इनके लिए इनकी तरफ निगाह डालें। हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से इनको चेयरमैन साहब को कह रहे हैं। फिर ये है कि मकसद ये ना हो कि हमें भी चीखना पड़े आपकी तरह फराज, और फिर वो आवाज़ें कहाँ पहुँचेंगी, दिल से निकलते हैं सर। मैं तो बस यही मैसेज है कि बड़ा खुदारा वो जो वादे उन्होंने हमसे किए थे उनको ज़रूर उनको याद रखें। उन्होंने जुमले कहे थे कि ये बोर्ड के बच्चे मेरे बच्चे हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। बस इतना ही सी बात। इंशाअल्लाह सर अल्लाह ने चाहा तो हम सब बेहतरी की तरफ जाएंगे, हमारा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। आपका शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, तौसीफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन नकवी साहब ऐसे लेजेंड हमारे तौसीफ भाई जैसे लोग आपके पास मौजूद हैं, इन्हें काइंडली मेहरबानी करके पीसीबी में कोई ऐसा ओहदा दें कि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले वो मेरिट के ऊपर आके क्रिकेट खेलें। आपसे गुजारिश है शाहीन की परवाज़ से, मेरे पाकिस्तानियों ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है और इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मैं हमेशा ये बात कहता रहूँगा और इंशाअल्लाह ये बात मेरी सुनहरी अल्फाजों में ज़रूर लिखी जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।